हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। मैं हूं गुरदीप और ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। तो बेटा, आज का जो आपका चैप्टर है, अध्याय है चौथा, वे है विदाई संभाषण, जिसके लेखक है बाल मुकुंद गुप्त जी। ठीक है, तो थोड़ा सा बेटा मैं बाल मुकुंद गुप्त जी के बारे में आपको बता दूं कि इनका जन्म सन 1865 में ग्राम गुडियानी, जिला रोहतक, हरियाणा में हुआ। यानी कि हरियाणा से इनका संबंध है बेटा। और इन्होंने कुछ पत्रों का भी, अखबारों का भी संपादन किया है, जिनमें अखबार चुनार, हिंदुस्तान, हिंदी बंगवासी, भारत मित्र आदि, ये मुख्य इनके वो पत्र हैं बेटा, अखबार हैं जिनका इन्होंने संपादन किया है। इनके रचनाएं हैं जो सबसे ज्यादा फेमस है, वो है बेटा शिव शंभू के चिट्ठे, चिट्ठे और खत, खेल तमाशा। तो ये इनकी रचनाएं हैं। और इनकी मृत्यु है बेटा वो सन 1907 में हो गई थी। और अगर इनके चैप्टर की बात करें तो विदाई संभाषण उनकी चर्चित रचनाओं में से एक है, शिव शंभू के चिट्ठे। और ये जो विदाई संभाषण है, ये शिव शंभू के चिट्ठे का ही एक अंश है। यह पाठ वायसराय जो लॉर्ड कर्जन था, वो 2 बार भारत का वायसराय चुना गया। एक बार तो 1899 से 1904 तक, और फिर से दूसरी बार 1904 से 5 तक। ठीक है, तो उसके शासनकाल में भारतीयों की स्थिति कैसी थी, किस प्रकार का उसका बर्ताव था, क्या उसका नेचर था, और कितना उसने राइज किया, कितना वो उसको प्रसिद्धि मिली जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से। और फिर एक स्थिति ऐसी आती है कि वो खुद अपना इस्तीफा देता है और गवर्नमेंट भी उसका इस्तीफा जो है स्वीकार कर लेती है, और उसको वो जो पोस्ट है अपनी वाइसराय की, वो छोड़नी पड़ती है। एक तरफ तो उसकी राजा के बराबर हैसियत थी, लेकिन जब वो पोस्ट से हट जाता है तो उसकी जो हैसियत है वो कुछ भी नहीं रहती, बिल्कुल उसको एकदम से वो नीचे आ जाता है। तो पाठ में भारतीयों की बेबसी, दुख एवं लाचारी को व्यंग्यात्मक ढंग से लॉर्ड कर्जन की लाचारी से जोड़ने की कोशिश की है। साथ ही यह दिखाने की कोशिश की गई है कि शासन के आतताई रूप से हर किसी को कष्ट होता है, चाहे वह सामान्य जनता हो या फिर लॉर्ड कर्जन जैसा वाइसराय। मतलब ये जो सत्ता है ना बेटा, ये किसी को नहीं छोड़ती, ये इसकी लिहाज किसी के साथ नहीं है। यह उस समय लिखा गया गद्य का नमूना है जब प्रेस पर पाबंदी का दौर चल रहा था। प्रेस पर पाबंदी का दौर का मतलब होता है बेटा कि कोई भी पत्रकार अपनी मर्जी से अखबार में कुछ नहीं लिख सकता, कोई किताब नहीं निकाल सकता अपनी मर्जी से। यानी कि जो कुछ भी निकाला जाता है राइटिंग उसमें या प्रेस में, वो उस पर जो है सरकार की निगाह रहती है। ऐसी स्थिति में विनोद प्रियता, चुलबुलापन, संजीदगी, नवीन भाषा प्रयोग एवं रवानगी के साथ ही यह एक साहसिक गद्य का भी नमूना है। साहसिक बेटा इसलिए है कि अंग्रेजों के समय की यह रचना है और एक अंग्रेज अफसर के खिलाफ ही ये कहीं ना कहीं लिखा गया है। बट ये है कि लेखक इतने समझदार हैं, उन्होंने इतनी चतुराई से, वो एक कहावत है ना कि चांदी के जुत्ते मारने, चांदी की जुत्ती मारनी किसी के सिर पे। मतलब कि अब बेशक वो चांदी की है बेटा, है तो जुत्ती, लेकिन दिखने में ये लगता है कि भाई कौन सी चमड़े की है, चांदी की बनी हुई है। यानी कि चांदी की जुत्ती मारने का जानते मतलब क्या होता है कि प्यार से बेइज्जती करनी किसी की, यानी कि अगले को एहसास भी करवा देना उसने क्या किया है, और उसको मतलब किसी बहुत ज्यादा इंसल्ट भी नहीं करनी। ठीक है, तो ये रहता है। तो अब हम इसका चैप्टर करेंगे बेटा कि इस चैप्टर में है क्या। विदाई संभाषण क्या होता है। विदाई संभाषण, विदाई संभाषण तब होता है कि जब जैसे कोई रिटायर होता है बंदा, तो उसका विदाई संभाषण होता है कि वो जाते जाते इंस्टीट्यूट के लिए क्या बोलना चाहता है। जब कोई मास्टर या कोई मैडम रिटायर होती है तो जाते जाते वो क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स के लिए, और उनकी जो एक्सपीरियंस है
वो क्या रहते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें जो है वो डिस्कस होती हैं। तो अब वाइसराय जो है लॉर्ड कर्जन, उसका इस्तीफा ले लिया गया है। ठीक है। तो अब बाल मुकुंद गुप्त जी ये कहना चाहते हैं कि हे वाइसराय, तुम इतने घटिया थे, तुम इतने बुरे थे कि तुमने भारतीयों पर हद से ज्यादा अत्याचार किए, उनको बहुत परेशान किया। भारतीय जनता नहीं चाहती थी कि बंगाल का बंटवारा हो, फिर भी तुमने लाखों हजारों भारतीयों के खिलाफ जाकर 1905 में बंगाल की बात करवा ही दी। तो बहुत बुरे तुमने काम किए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आज तुम जा रहे हो भारत छोड़ के, क्योंकि तुम्हारा वाइसराय का पद जो है वो छीन लिया गया है। और लेकिन इतने तुमने अत्याचार किए भारतीय जनता के ऊपर, लेकिन सच कहूं कि आज जनता तुम्हारे जाने पे बहुत दुखी है। अब वैसे होना तो खुश चाहिए कि जो बंदा इतना अत्याचारी था आज वो जा रहा है, लेकिन कहते कि हम भारतीय जो है ना वो ऐसे ही है। हमारे भारत में क्या है, एक हवा पानी में ही एक ऐसी चीज है कि विदाईगी के समय, विदाईगी क्या होती है बेटा, जब बिछड़ने का पल, जो एक बिछड़ने का पल है, जो विदाई का पल है, कि अगर कोई आदमी लाख बुरा भी सही ना, तो भी भारतीयों की आंखों में आंसू आते हैं उससे बिछड़ने पर। वो उससे भी नहीं बिछड़ना चाहती जो उससे हमेशा परेशान भी क्यों ना रहे। तो लेखक यहाँ अपनी दो गायों की एक कहानी शेयर करता है, साझी करता है। कहता है कि मेरे पास दो गाय थी घर में। तो एक तो शक्तिशाली थी, काफी मतलब हेल्दी थी वो गाय, स्वस्थ थी, और दूसरी थोड़ा कमजोर थी। तो जो हेल्दी गाय थी, जो जानदार गाय थी, जो दमदार गाय थी, वो कमजोर गाय को मारा करती थी हर रोज। उसको चारा भी नहीं खाने देती थी, खुद खाती थी, फिर बचा कुचा उसको मतलब डाला जाता, मतलब वो खाती थी दूसरी कमजोर गाय। तो एक दिन क्या हुआ कि लेखक के साले ने वो गाय वो ले गया जो हेल्दी थी। कमजोर को कौन लेता बेटा, ठीक है। हेल्दी जो गाय थी, जो शक्तिशाली थी, उसको लेखक का साला वो ले जाता है अपने घर। अब देखा जाए तो जो दूसरी गाय थी कमजोर, अब उसको मारने वाला कोई नहीं है। उसको तो खुश होना चाहिए कि अब जो चारा डला है वो सिर्फ और सिर्फ उसी का है। उसको चारे के लिए अब किसी के लड़ाई सींग खाने की जरूरत नहीं है, मार खाने की जरूरत नहीं है। लेकिन लेखक ये कहता है कि हमारे पशुओं में भी, जानवरों में भी ऐसा स्वभाव है कि विदाई के समय वे भी दुखी होते हैं। तो कहता है हमारी गाय ने 2 दिन चारा नहीं खाया, और ढंग से तो कई दिन नहीं खाया, 2 दिन बिल्कुल चारा नहीं खाया। क्यों? क्योंकि उसकी जो साथिन थी, जो उसके साथ में थी, भले ही वो उसको मारती थी, फिर भी वे गाय उस गाय के जाने पर जो उसको मारा करती थी, फिर भी वो दुखी होती है, उसकी कमी महसूस करती है। ठीक है। तो लेखक ये कहते हैं कि न केवल इंसानों में बल्कि पशु पक्षियों में, जानवरों में भी ये नेचर है, हमारा ये स्वभाव है भारतीयों का, कि हम बिछड़ने के समय रोते ही रोते हैं। ठीक है। एक यहाँ पे एक एग्जाम्पल देते हैं एक राजकुमार की, कि भाई उस राजकुमार के जो गीत हैं वो गाए जाते हैं। ये राजस्थान का एक राजकुमार की इन्होंने बात की है बेटा, कि उसके गीत जो है अनपढ़ जनता वो आज भी गाती है। एक कहानी है, मैं आपके साथ शेयर करूंगी, कि एक बार अपनी विपद के कई साल सुल्तान ने नरवगढ़ नाम के एक स्थान में काटे थे। ठीक है। मतलब कोई राजकुमार था, तो किसी वजह से उस राजकुमार को अपना देश छोड़कर किसी अलग जगह रहना पड़ा, जिसका नाम नरवगढ़ था। वहां चौकीदारी से लेकर उसे एक ऊंचे पद तक काम करना पड़ा था। जिस दिन घोड़े पर सवार होकर वह उस नगर से विदा हुआ, यानी कि फिर वो अपने शहर की ओर चलता है, अपने राज्य की ओर चलता है, नगर द्वार के बाहर आकर उस नगर को जिस रीति से
उसने अभिनंदन किया था वह सुनिए। उसने आंखों में आंसू भरकर कहा, प्यारी नरवगढ़, मेरा प्रणाम ले। आज मैं तुझसे जुदा होता हूं। तू मेरा अन्नदाता है। अपनी विपद के दिन मैंने तुझ में काटे हैं। तेरे ऋण का बदला मैं गरीब सिपाही नहीं दे सकता। भाई नरवगढ़, यदि मैंने जानबूझकर एक दिन भी अपनी सेवा में चूक की हो, यहाँ की प्रजा की शुभ चिंता न की हो, यहाँ की स्त्रियों को माता और बहन की दृष्टि से न देखा हो, तो मेरा प्रणाम न ले। नहीं तो प्रसन्न होकर एक बार मेरा प्रणाम ले और मुझे जाने की आज्ञा दे। देखिए कितनी प्यारी बात, कितनी दिल को छू जाने वाली बात वो राजकुमार करता है। वो किसी राज्य का राजकुमार था, बट किसी वजह से उसको राज्य से निकाल दिया गया है। जो भी कहानी थी इसकी, मतलब उसको अपना राज्य छोड़कर नरवगढ़ एक छोटे से इलाके में रहना पड़ता है। वहां वह छोटे छोटे सा भी काम करता है, वहीं रहकर वो कुछ साल गुजारता है, तो अच्छी नौकरी भी प्राप्त करता है। और एक दिन उसको अपने राज्य से बुलावा आता है और उसे अपने राज्य में जाना होता है। तो वो घोड़े पर सवार हो जाता है। वो ये नहीं कहता ठीक है जी, ये जगह तो मेरे लायक नहीं थी, ठीक है चलो अपना टाइम पास हो गया, मैं तो जा रहा हूँ। नहीं, खड़ा होता है उस द्वार पर, जो एंट्री गेट जैसे होते हैं ना, दरवाजे होते हैं, वहां खड़ा होकर उसने ये कहा कि भाई मैं माफी चाहता हूँ और तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ, तुम्हें प्रणाम करता हूँ कि मैंने अपनी जो विपद, जो तकलीफ के जो दिन थे वो यहाँ निकाले हैं। और ठीक है, और वो कहता है कि अगर मैंने कभी भी मतलब इस नगर की बहू बेटी जो है, मतलब उनको गलत नजर से देखा हो, तो मेरा प्रणाम मत लेना, और अगर ऐसा नहीं है तो मुझे हंसकर एक बार मुझे जाने की आज्ञा दे। माय लॉर्ड, जिस प्रजा में ऐसे राजकुमार का गीत गाया जाता है, उसके देश में क्या आप भी चलते समय कुछ संभाषण करेंगे? देखिए एक राजकुमार ने चलते समय कितनी खूबसूरत बातें कही थी। तो कहता है कि इस देश में भी तुमने तो हमेशा राज्य किया है, भारत में तुम आए हो, तुमने तो हमेशा एक अपना एक रुतबा तुम्हारा था, यहाँ पर इतना प्यार तुम्हें मिला है, लेकिन आज तुम जा रहे हो, तो क्या तुम भी कुछ कहना चाहोगे? कुछ कहना चाहोगे कि हे अभागे भारत, मैंने तुझसे सब प्रकार का लाभ उठाया और तेरी बदौलत वह शान देखी जो इस जीवन में असंभव है। तूने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, पर मैंने तेरे बिगाड़ने में कोई कमी नहीं छोड़ी। संसार के सबसे पुराने देश, जब तक मेरे हाथ में शक्ति थी, तेरी भलाई की इच्छा मेरे जी में न थी। अब कुछ शक्ति नहीं है तो तेरे लिए कुछ कर सकूं, पर आशीर्वाद करता हूं कि तू फिर उठे और अपने प्राचीन गौरव और यश को फिर से प्राप्त करे। मेरे बाद आने वाले तेरे गौरव को समझे। मतलब लेखक ये वायसराय की तरफ से बोल रहा है कि क्या तुम ऐसा कह सकते हो कि भाई ठीक है, मैंने तुम्हारा कभी भला नहीं चाहा, और आज तो अगर मैं तुम्हारा भला करना भी चाहूं तो मेरे हाथ में शक्ति नहीं है, और अब जो आगे वायसराय आएंगे कम से कम वो आपके गौरव को समझे कि भारत का गौरव क्या रहा है, और तू अपने गौरव को फिर से प्राप्त करे। क्या ऐसा कह सकते हो? जाते वक्त आप कह सकते हैं, और यह देश आपकी पिछली सब बातें भूल सकता है कि अगर आप ऐसा कह दोगे तो ये देश इतना महान है कि जो तुमने अत्याचार किए हैं देश पर, वो सब भुला देगा। पर इतनी उदारता माय लॉर्ड ने कहा, ये लास्ट लाइन है बेटा, ठीक है, लेकिन इतना जो है उदारता उस आदमी में नहीं है। उसने सिर्फ यहाँ राज्य किया, देश की जनता पर अत्याचार किया, लेकिन आज वो बेआबरू होके भारत से जा रहा है। एक्चुअली बेटा हर आतताई जो भी होता है उसका एक ना एक दिन यही नतीजा यही निकलता है। ठीक है, तो ये था बेटा आपका विदाई संभाषण। तो आज आपका बस यही काम है बेटा कि आपने इस कहानी को, जो सार को अभी मैंने जो आपको बताया है, इसको आपने बार बार सुनना है। और अगर आपको ये पाठ समझ में आ गया हो तो आपने
जो कमेंट बॉक्स में जाकर लिख देना है। अगर नहीं समझ में आया बेटा तो भी आपने कमेंट बॉक्स में जाकर बता देना है कि भाई आपको ये पाठ दोबारा से करवाया जाए। बेटा कोई भी बात कहने में हिचकिचाया मत करो, जैसे आप क्लास में पूछते हो तो वैसे ही आपने पूछना है। तो ये आपकी क्लास ही है बेटा, ठीक है। तो ये ना समझना कि भाई हम ऐसे लिखेंगे या वैसे लिखते, आप जैसे क्लास में पूछते थे मेरे से ऐसे ही आप पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बेटा बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।